जयशंकर प्रसाद की ममता कहानी हम देखें। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद जी के समकालीन लेखक, छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस युग के अनेक लेखक प्रेमचंद जी को अपना आदर्श मानकर लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। प्रेमचंद जी के साहित्य के अंतर्गत जीवन, यथार्थ, शोषण के विरुद्ध लेकर कलम उठती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 में वाराणसी में हुआ है। स्कूल की शिक्षा उनकी केवल 8वीं कक्षा तक हुई है, किंतु घर पर सभी प्रकार की पढ़ाई, सभी प्रकार के संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत भाषाओं का अध्ययन उन्होंने अपने ही घर पर किया है। इसके बाद भारतीय इतिहास, संस्कृत, दर्शन, साहित्य और पुराण कथाओं का एकनिष्ठ स्वाध्याय भी उन्होंने किया है। इनके घर में पिताजी देवी प्रसाद जी तंबाकू का व्यवसाय करते थे। तंबाकू के साथ सुंघनी का भी व्यवसाय किया करते थे। वाराणसी के अंतर्गत इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि घर में उनके तंबाकू और सुंघनी का व्यवसाय था। छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा, इन चारों में एक महान लेखक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी की और हम देखते हैं। इनकी रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और मनीषा के अनेक अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन हुआ है। करीबन 48 साल के जीवन के अंतर्गत उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। इनके कंकाल, तितली, इरावती और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये उनके कहानी संग्रह है। तथा साथ में उनका नाटक लेखन में भी योगदान रहा है। और इस तरह का साहित्य के अंतर्गत महान योगदान देते हुए उनकी महान आत्मा का 1937 में वाराणसी के अंतर्गत स्वर्गवास हुआ है। बात ऐसे कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि है। कभी कभार लगता है कि उनकी कहानियों के अंतर्गत कविताओं जैसी भाषा शैली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। वे काव्य को सुंदर दृष्टा कवि मानते हैं। उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत भारत की गरिमामय संस्कृति के पुनरुत्थान की भावना को अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। पारिवारिक अड़चनों के कारण आप विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु घर के सारे बोझ से छोटी उम्र में ही व्यवसाय की ओर आपको ध्यान देना पड़ा है। दुकान पर बैठे बैठे आप प्राचीन भारत के गौरवमय इतिहास के अध्ययन के साथ चिंतन और मनन करते रहे। इस अध्ययन ने आपको एक चिंतनशील दृष्टि दी है। प्रसाद जी की विचारधारा पर शैव मत का प्रभाव था।
अंततः अखंड आनंद की साधना क्या प्रतीक है। आपके कामायनी महाकाव्य पर स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। शैव मत के साथ साथ बौद्ध दर्शन का भी आप पर विशेष प्रभाव रहा है। बौद्ध दर्शन की दो धुरियों प्रेम और करुणा को अपने अपने लेखन के केंद्र में आपने रखा है। आप इतिहास तज्ञ थे, कवि थे, वैसे एक श्रेष्ठ नाटककार भी थे। नाट्य संस्कृति या नाट्य साहित्य के अंतर्गत आपने सांस्कृतिक ऊंचाई प्रदान करने का काम किया है। कला को जीवन प्रदान करने का काम आप नाटक के द्वारा करते रहे हैं। अपने अध्ययन और चिंतन के विषय इतिहास को अपने नाटकों का विषय बनाया है। इसके माध्यम से आपने भारत की गौरवमय संस्कृति का चित्रण तो किया ही है, साथ ही साथ छायावादी भावधारा चिंतनधारा को भी उसमें जोड़ दिया है। अपनी कलात्मकता, काव्यात्मकता, भावुकता, भारत के सांस्कृतिक स्वर्ण काल का आकर्षण, अपने में विशिष्ट नाटकीय दृष्टि के कारण हमेशा शाश्वत मानवतावादी दृष्टिकोण झलकता है। जितने स्वर्णिम अतीत बंधे हुए हैं वे सभी आपके अंतर्गत मौजूद है। आपकी कहानियों के अंतर्गत विशेष करके कवित्व की शक्ति कहीं कहीं पर झलकती है। नाटककार की भी दृष्टि तथा दार्शनिकता का विशेष दर्शन भी हमें कहीं कहीं पर होता है। अंततः प्रेमचंद योगिन कला को एक नया आयाम देने में आप सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रसाद जी से प्रभावित होकर इस प्रकार की कहानियां लिखने वाले लेखक तैयार भी हो चुके हैं। आपने कुल मिलाकर 70 कहानियां लिखी है। इनमें से कुछ कहानियां अपने युग के यथार्थ जीवन के चित्र को प्रस्तुत करती है। अधिकांश कहानियां एक काव्यमय सृष्टि का निर्माण करती है, इतिहास और कल्पना के योग को प्रस्तुत करती है, प्रेम और करुणा के भाव को स्पष्ट करती है। उसमें से जो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी गई कहानी है, शायद ऐतिहासिक कहानी है। वो कहानी ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक कहानी होते हुए भी इस कहानी के अंतर्गत जो अपनत्व है, उस अपनत्व को बहुत बारीकी से व्यक्त करने का काम आपने इस कहानी के अंतर्गत किया है। और यह अपनी श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है। भारत पर जब मुगलों का आक्रमण हो गया था और उनका साम्राज्य यहाँ स्थिर हो गया था, इस समय हिंदू राजाओं और रैयत की पराजय हो रही थी। वैसे मुगलों और पठानों में युद्ध हो रहे थे, एक दूसरों के राज्य छीनने की कोशिश की जा रही थी। ममता कहानी मुगल राज्य के स्थिर होते जाने के काल की कहानी है। यानी ये कहानी कब लिखी है? तो जिस वक्त यहाँ पे मुगल स्थित या स्थिर होने लगे थे, उस वक्त लिखी हुई ये कहानी है। इस प्रकार की विचारधारा को लेकर शायद हमें ममता इस कहानी को देखना है। इस युग में ने जिस वक्त ये कहानी लिखी है, उस वक्त भारतीय समाज व्यवस्था में जाति की रक्षा, धर्म की रक्षा, अपने सामंती पारिवारिक आदर्शों की रक्षा के प्रयत्न चल रहे थे। देखिए, कहानी लेखन करते वक्त लेखक के सामने जाति की रक्षा है, धर्म की रक्षा है, अपने सामंती पारिवारिक आदर्शों की रक्षा है, ने कई प्रकार की रक्षा करते हुए लेखक ने यह कहानी लिखने का प्रयास किया है। काफ़ी कुछ लोग मलेच्छों के सामने घुटने टेक चुके थे। यह समय पूरी तरह से मुस्लिमों के सामने घुटने टेकने वाला समय था और ऐसे समय के अंतर्गत लेखक ने ममता नामक कहानी लिखी है।
जयशंकर प्रसाद जी की ये मौलिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। भारत पर मुगलों के आक्रमण की पृष्ठभूमि को लेकर प्रसाद जी ने यह कहानी लिखी है। जब मुगलों का शासन भारत पर स्थिर हो रहा था, भारतीय हिंदू प्रजा या तो पराजित हो रही थी या मुगलों का शासन स्वीकार कर रही थी। ममता के पिताजी चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री थे। रोहतास दुर्ग के मंत्री थे। वह शेर शाह के आक्रमण से डरकर उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। तब युवा ममता विधवा थी। उसने अपने पिता को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपना कर्तव्य की याद दिलाई। शेर शाह के सामने पिता को झुकने से रोकती हैं, किंतु पिता उसके अंतर्गत मारे जाते हैं और ममता वहीं से भागकर आजीवन झोपड़ी में अपना जीवन बिताती हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा उसके पिता की हत्या होने के बावजूद उसने एक मुस्लिम सैनिक को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर उसका प्राण बचाया था। यह सैनिक कोई सामान्य सैनिक न होकर शहंशाह हुमायूं था। उसने अपना मानवीय धर्म, ममता ने अपना मानवीय धर्म निभाया था। ये कहानी ममता राष्ट्रीय धार्मिक स्वाभिमान के साथ साथ मानवीय कर्तव्य की अभिव्यक्ति करने वाली प्रसाद जी की मौलिक कहानी लगती है। ममता कहानी भारतीयों के रास और मुगलों के उत्कर्ष काल की कहानी है। मुगलों की लड़ाइयों, मारकाट, लूटमार और धार्मिकता से भारतीय हिंदू त्रस्त थे। ममता के पिता रोहतास दुर्ग के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका नाम चूड़ामणि था। चूड़ामणि को बचाने के लिए शायद अनेक प्रकार के प्रयास ममता के द्वारा हुए हैं। ममता के पिता शेर शाह के आक्रमण से डरकर अधीनता स्वीकार करते हैं। अधीनता स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, पर उनकी युवा विधवा बेटी ममता ने अपने पिता को अपने धर्म और कर्तव्य की याद दिलाकर हार न मानने को कहा है। इस संघर्ष में ममता के पिता की मृत्यु हो जाती है। दुर्ग पर शेर शाह का राज या अधिकार होता है, लेकिन ममता वहाँ से भाग जाने में सफल हो गई है। आजीवन वह विजनवास में रही, संन्यास्त वृत्ति धारण करती रही, अपने कर्तव्य पर अटल रही। उसने हार नहीं मानी और अपने आदर्शों की रक्षा करते हुए वह चल बसी। वह अपने आदर्श और कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानती हैं और आजीवन उन पर अमल करती है। वह युग वास्तव के सामने हार नहीं मानती, जी जान से अपने आदर्शों पर चलती रहती है। इस प्रकार ममता के माध्यम से इतिहास के एक युग का दर्शन हमें होता है। आदर्शों पर मिटने वाली क्रियावान स्त्री का परिचय हमें होता है। अपने आदर्श की जानकारी होती है। इस प्रकार के भावात्मक वातावरण में एक मानवीय आदर्श प्रस्तुत करने का काम जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी ममता नामक कहानी के अंतर्गत किया है।